पिछले क्लास में हमने मौर्य वंश को खत्म किया और देखा कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, बृहद। और बृहद रथ को मारकर इसने उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग क्या बोले, सुंग वंश। क्लियर है। अब मौर्य वंश जैसे समाप्त हुआ तो मौर्य वंश जो है वो ब्राह्मणों का वंश नहीं था, है ना। और आप देखो मगध साम्राज्य जब स्टार्ट हुआ उससे पहले किसका वर्चस्व होता था? वैदिक काल में ब्राह्मणों का वर्चस्व होता था। किसका वर्चस्व होता था? ब्राह्मणों का वर्चस्व होता था। और वैसे उसके बाद जब साम्राज्य नीति राजा बनना चालू हुआ, राजतंत्र आया, तो राजा कौन लोग बनने लगे? क्षत्रिय लोग बनने लगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो क्या है, विडंबना है कि वो क्षत्रिय है कि शूद्र है ना। और पहला शूद्र शासक कौन बना? महापद्मनंद बना। ऐसा हम देखे ब्राह्मणों का वर्चस्व क्या हो गया था? कम हो गया था, ये कह सकते हैं। क्लियर है। अब सुंग वंश का स्थापना हुआ और पुष्यमित्र सूर्य क्या था? ब्राह्मण। अब यहां से फिर किसका शासन चलेगा? ब्राह्मणों का शासन चलेगा। यानी अब राजा कौन होंगे? ब्राह्मण होंगे। इसलिए मौर्य वंश के बाद जो वंश पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण वंश कहा जाता है। क्योंकि 4 ब्राह्मण वंश का शासन देखने को मिलता है। इसके बाद मौर्य वंश के बाद वो पहला जो वंश था वो था कौन सा वंश? सुंग वंश। ठीक है। उसके बाद आएगा कर्ण वंश। उसके बाद एक पढ़ेंगे कौन सा? सातवाहन वंश, जो कि दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वर्चस्व हासिल किया था और एक छोटे से क्षेत्र में शासन किया था, ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था। वाकाटक वंश, लेकिन बहुत भारत के है ना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इनका शासन था। किसका? वाकाटक वंश। ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं, लेकिन ये भी किस में आता था? ब्राह्मणों में आता था। इसलिए इसको भी किस में पढ़ेंगे? ब्राह्मण वंश में पढ़ेंगे। यानी ब्राह्मण वंश के अंतर्गत कितने को पढ़ेंगे? 4 को पढ़ेंगे। सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक। शुरुआत करते हैं किससे? सुंग वंश से, है ना। और सुंग वंश का पहला राजा था पुष्यमित्र सुंग। पहला राजा कौन था? पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग राजा बना। इसने अपनी राजधानी बनाई विदिशा। इसने अपनी राजधानी किसको बना दी? विदिशा को अपनी राजधानी बना। ठीक है। अब राजधानी कहां हो जाएगा? विदिशा। पहले इससे पहले मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। अब जैसे ही मौर्य वंश के राजा बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र सुंग ने एक नए वंश की शुरुआत की, जिसका नाम क्या रखा उसने? सुंग वंश। जिसका नाम क्या रखा? सुंग वंश रखा। और इस सुंग वंश की स्थापना करके उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी और राजधानी बना दिया किसको? विदिशा। ये इतना कट्टर ब्राह्मण था कि ये बौद्ध धर्म से एकदम नफरत करता था। बौद्ध धर्म से नफरत करता था। और इसकी नफरत को, बौद्ध धर्म के प्रति इसकी नफरत को इसी बात से समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म को मानने वाला कौन था? अशोक। अशोक था नहीं? तो इसने अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप को तोड़वा दिया। कितने हजार स्तूप को? 84,000। 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया? तोड़वा दिया। है नहीं? तो समझ सकते हो कि कितना नफरत रहा होगा, है ना। बौद्ध धर्म से इसको भारी क्या, ये बौद्ध धर्म से इसके नफरत करने का ये था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, जिससे जो हिंदू ब्राह्मण धर्म था वो क्या हो रहा था? गिर रहा था, कम हो रहा था। इसीलिए उससे नफरत करता था। और बौद्ध धर्म ना बढ़े इसलिए इसने बौद्ध धर्म ना बढ़े करके अशोक के बनाए हुए 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया? तोड़वा दिया। एक ग्रंथ है जिसका नाम है साकाल ग्रंथ। क्या नाम है? साकाल, है ना। साकाल ग्रंथ है। इसमें ये बात पता चलती है कि जो पुष्यमित्र सुंग है उसने अपने शासन काल में घोषणा कर दिया था कि जो भी व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाएगा, एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट के लाएगा, उसे इनाम में एक सिर के बदले, एक बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले 100 दिनार का इनाम दिया जाएगा। ये कट्टर क्या बताता है? इसके ब्राह्मणवाद को बताता है। इसीलिए इस राजा पुष्यमित्र सुंग को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म का पुनः उद्धारक कहा जाता है। तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म का पुनः उद्धारक कौन कहलाता है? पुष्यमित्र सुंग। ब्राह्मण या वैदिक धर्म का, है ना। ये बौद्ध धर्म को क्या कर रहा है? उसके वर्चस्व को कम कर रहा है ना। और उसके वर्चस्व को कम करेगा तब इसका वैदिक धर्म जो कि क्या हो गया? शिथिल हो गया है, उसको वर्चस्व मिलेगा। ऐसा इसका सोच है। और इसी कारण इसको बौद्ध धर्म या ब्राह्मण धर्म का क्या कहा जाता है? पुनः उद्धारक कहा जाता है। क्लियर है? तो आपको यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन,
मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। क्लियर है? पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी किसको बनाई? विदिशा को बनाई। वह राजा कौन था जिसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने ये घोषणा किया था कि एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर 100 दिनार मिलेगा? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसे वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का पुनः उद्धारक कहा जाता है? तो वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, अब ये किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था, वैदिक धर्म को मानता था। तो वैदिक धर्म में क्या प्रचलित था? यज्ञ कराना प्रचलित था। तो इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसने कितने कराए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का क्या किया था? आयोजन किया था। अब इसके समय देखो, जो मौर्य वंश था उसने पूरे अखंड भारत का स्थापना किया था, बहुत बड़े क्षेत्र पे। लेकिन मौर्य वंश धीरे धीरे क्या होते गया? कमजोर होता गया। तो जो बाहर वाले क्षेत्र थे, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, उन पर दूसरे विदेशों का क्या होने लगा था? कब्जा होने लगा था, है ना। और वो लोग भी भारत पर क्या करने लगे थे? आक्रमण करने लगे थे। और भारत का शासन कौन हो गया है? पुष्यमित्र शुंग हो गया है। तो जब पुष्यमित्र शुंग क्या था? राजा था। तो उस समय विदेशी आक्रमणकारी थे यमन। ये विदेशी आक्रमणकारी कौन थे? यमन लोग थे। तो यमन लोगों ने इस पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में कितने बार आक्रमण किया है? 2 बार आक्रमण किया है। तो भारत का शासन कौन चल कर रहा है? शुंग वंश। और किसका आक्रमण हो रहा है? यवन। तो ये क्या कहलाएगा? शुंग यवन संघर्ष। क्या कहलाएगा? शुंग वंश चल रहा है ना। कौन सा वंश चल रहा है? शुंग वंश। और किसका आक्रमण हो रहा है? यवन का। तो दोनों का लड़ाई होगा, उसको क्या बोलेंगे? शुंग यवन संघर्ष। तो कितने बार हुआ? 2 बार हुआ। तो पहला जब आक्रमण हुआ उस समय यवन से लड़ने गया था कौन? पुष्यमित्र शुंग लड़ने गया था। कौन लड़ने गया था? पुष्यमित्र शुंग लड़ने गया था। और उधर यवन देश का जो राजा था उसका नाम था डेमोड्रियस। क्या नाम था? डेमोड्रियस। डेमोड्रियस। ये पहला यवन शुंग संघर्ष हुआ जिसमें पुष्यमित्र शुंग को क्या हुआ? विजय प्राप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग को क्या हुआ? विजय प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो पहला यवन शुंग संघर्ष किसके किसके बीच हुआ है? पुष्यमित्र शुंग और डेमोड्रियस के बीच हुआ है, जिसमें कौन जीत गया? पुष्यमित्र शुंग जीत गया। क्लियर है? अब राजा अभी भी कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। ठीक, लेकिन यवन का राजा बदल गया। यवन का राजा कौन बन गया? मिनांडर। यवन का राजा कौन बन गया? मिनांडर। यवन का राजा कौन बन गया? मिनांडर। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग है, अब वो क्या हो गया है? डोगरा हो गया है, गुस्सा हो गया है। भाई वो राजा बना हुआ है, पहला लड़ाई लड़ा, लेकिन दूसरा लड़ाई में वो नहीं जा सका। तो उसने अपने नाती को भेजा था जिसका नाम था वसुमित्र शुंग। जिसका नाम क्या था? वसुमित्र शुंग। तो दूसरा यवन शुंग संघर्ष किसके बीच हुआ है? यशुमित्र शुंग और किसके बीच हुआ है? मिनांडर के बीच हुआ है, जिसमें फिर कौन जीत गया? वसुमित्र शुंग। क्लियर है? तो किस राजा के शासन काल में यवन शुंग संघर्ष हुआ है? तो किस राजा के काल में हुआ है? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ है। और पहला यवन शुंग संघर्ष किसके किसके बीच हुआ है? तो पुष्यमित्र शुंग और राजा कौन था? डेमोड्रियस। दूसरा यवन शुंग संघर्ष किसके किसके बीच हुआ है? तो वसुमित्र और मिनांडर। ये वाला ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और लड़ने कौन गया था? वसुमित्र शुंग। क्लियर है? तो ये 2 यवन शुंग संघर्ष देखने को मिलते हैं किसके शासन काल में? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। इसी पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था पतंजलि। पतंजलि, है ना। पतंजलि किसके शासन काल में था? पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में था। ये प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे और इन्होंने ही एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था महाभाष्य। जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। तो आपको क्वेश्चन आता है महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, है ना, किसके दरबार में थे या किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। क्लियर है? और इसी पुष्यमित्र शुंग ने जो सांची का स्तूप है वहां पर लकड़ी के जंगले, मतलब लकड़ी के खिड़की बने थे, है ना, उसको तोड़वाकर उसने पत्थर के क्या लगाए? खिड़की बनाए। तो किसने सांची के स्तूप पर, सांची के स्तूप में लकड़ी के जंगलों के स्थान पर खिड़कियों को क्या कहा जाता है? स्तूप का जंगल कहा जाता है। जैसे घर में रहता है उसको क्या बोलते हैं? खिड़की। और स्तूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं? जंगल।
ठीक है। तो लकड़ी का था, उसको किसका बनाया, पत्थर का, है ना। तो सांची के स्तूप में जो जंगले थे उसको लकड़ी से पत्थर का बनाने वाला कौन था, यही पुष्यमित्र शुंग। इस तरह शासन करते हुए ये निपट गया। फिर इसका बेटा था जिसका नाम क्या था, अग्निमित्र शुंग, वो क्या बना, शासक बना। ये इसका इंपॉर्टेंट है शासन काल। पूरा समझ में आया। एक बार वापस रिपीट करते हैं पुष्यमित्र शुंग को। इसने मौर्य वंश के राजा किसको, बृहद्रथ को, है ना, बृहद्रथ को मार दिया और मौर्य वंश को समाप्त कर एक नए ब्राह्मण वंश शुंग वंश की स्थापना की और राजधानी बनाया किसको, विदिशा। यही वो राजा है जिसने अशोक के 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और साकाल, कौन सा ग्रंथ है, साकाल ग्रंथ है, जिसमें ये घोषणा मिलता है कि एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाने पर उसको कितना दिया जाएगा, 100 दिनार दिया जाएगा। ये कट्टर ब्राह्मणवादी था, इसीलिए ये ब्राह्मण या वैदिक धर्म का क्या कहलाता है, पुनरुद्धारक कहलाता है। और वैदिक धर्म को मानता था, इसलिए इसने कितने यज्ञ कराए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। और इसी के समय जो है विदेशी आक्रमणकारी कौन आया था, यवन लोग आए थे। तो 2 यवन सुख संघर्ष हुआ। पहला किसके किसके बीच हुआ था, पुष्यमित्र शुंग और डेमोक्रियस के बीच हुआ था, जिसमें कौन जीत गया, पुष्यमित्र शुंग जीत गया था। और दूसरा जो है मिनांडर और किसके बीच हुआ था, वसुमित्र शुंग, जिसमें वसुमित्र सिंह को क्या हुआ था, विजय प्राप्त हुआ। क्लियर है। इस तरह शासन किया और अपने शासन काल के दौरान इसने सांची के स्तूप के जंगलों में लकड़ी के स्थान पर किसका जंगल बनाया था, पत्थरों का। और इसी के दरबार में कौन रहता था, पतंजलि जो व्याकरणाचार्य थे। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था, महाभाष्य। और उसके बाद राजा बनेगा इसका बेटा जिसका नाम क्या है, अग्निमित्र, जिसका नाम क्या है, अग्निमित्र शुंग, जिसका नाम है अग्निमित्र शुंग। कालिदास जो हमारे भारत के बहुत बड़े क्या हैं, कवि है ना, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। क्या है ग्रंथ का नाम, मालविका अग्निमित्रम, ये ग्रंथ का नाम। इस ग्रंथ में जो अग्निमित्र दिखाई दे रहा है ना, ये मालविका एक नायिका और अग्निमित्र एक नायक के ऊपर लिखा गया क्या है, बुक है जिसका नाम क्या है, मालविका अग्निमित्र। किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास। इस कालिदास के द्वारा लिखे गए मालविका अग्निमित्र में जो अग्निमित्र लिख रहा है वो कोई और नहीं, कौन है, अग्निमित्र शुंग। तो मालविका अग्निमित्र का जो नायक है अग्निमित्र, वो किसके ऊपर है, इसी अग्निमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का क्या था, दूसरा राजा था। क्लियर है। ये ना राजा बनने से पहले विदिशा का क्या था, राज्यपाल। विदिशा का क्या था, राज्यपाल था। और जब पिता पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हुई तब ये राजा बना अग्निमित्र शुंग। इसके ज्यादा कार्यकाल में कुछ विशेष कार्य नहीं हुए। जो कालिदास की मालविका अग्निमित्रम है वो किसके ऊपर लिखा गया है, इसी अग्निमित्र शुंग के ऊपर लिखा गया है। और इसके बाद राजा बना इसका बेटा वसुमित्र शुंग, वसुमित्र शुंग। और इसका वर्णन हम पढ़ चुके हैं। यही वो है जिसने द्वितीय यवन शुंग संघर्ष के दौरान क्या किया था, मिनांडर को हराया था, है ना। तो द्वितीय यवन शुंग संघर्ष के दौरान, है ना, मिनांडर को हराने वाला कौन था, वसुमित्र शुंग। क्लियर है। इसके भी शासन काल में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है, इसके भी शासन काल में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। इसने विशेष कार्य किया था किसके शासन काल में, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में। और दूसरे यवन शुंग संघर्ष में भाग लेकर किसको हरा दिया था, मिनांडर को हरा दिया। ये दरबार में एक दिन मस्त क्या कर रहा था, नृत्य का आनंद ले रहा है नहीं। राजा लोग क्या करते थे जी, है नहीं, देखे होंगे पिक्चरों में, राजा बैठा रहता है मस्त सामने नृत्य करते रहती है। तो वैसे ही एक दिन नृत्य का आनंद ले रहा था तो एक व्यक्ति ने इसकी चाकू मारकर क्या कर दी, इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। तो क्वेश्चन आता है, शुंग वंश का कौन सा राजा है जिसके नृत्य देखते वक्त हत्या हुआ था, तो उसका नाम कौन था, वसुमित्र शुंग। तो नृत्य देखते वक्त इसकी क्या हो गई, हत्या। नृत्य देखते वक्त इसकी क्या हो गई, हत्या। ठीक है। और इसी ने किसमें भाग लिया था, द्वितीय यवन शुंग संघर्ष में क्या लिया था। इसके बाद और भी राजा बनते गए, है ना, और भी राजा हुए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होते गया, शुंग वंश क्या होता गया, कमजोर होते गया। शुंग वंश क्या होते गया, कमजोर होते गया। और इसके 9वें राजा के रूप में हमको नाम मिलता है किसका,
भागव्रत, है ना। ये 3 राजा लगातार पढ़े। अब और राजा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वंश क्या होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। तो वंश जब कम जाएगा तो शासक कुछ अच्छा काम करेगा क्या, विशेष प्रसिद्धि वाला काम करेगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन राजाओं को नहीं पढ़ रहे हैं। इसके 9वां राजा के शासन काल में कुछ विशेष हुआ था और 9वें राजा के रूप में नाम मिलता है किसका, भागव्रत। क्या नाम मिलता है, भागव्रत। 9वां राजा था इस वंश का। कौन सा राजा था, 9वां शासक था। इस वंश का 9वां शासक के रूप में किसका नाम मिलता है, भागव्रत का नाम मिलता है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपने काम के लिए प्रसिद्ध नहीं, इसके शासन काल में एक राजा था, है ना। कहाँ का राजा था, यवन देश का राजा था। यवन और सूर का क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है ना। तो यवन देश का राजा था एंटियालकिड्स। नाम क्या था राजा का, यवन शासक, यवन शासक एंटियालकिड्स, ये राजा, ठीक है, एंटियालकिड्स। इसने अपना एक राजदूत भेजा था कहाँ, इस भागव्रत के दरबार, है ना, जिसका नाम था हेलियोडोरस। जिसका नाम क्या था, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना, ये काम का है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा कि भागव्रत के दरबार में कौन आया। भागव्रत के शासन काल में एंटियालकिड्स ने किसे राजदूत के रूप में भेजा था, तो कौन था, हेलियोडोरस। या हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था, भागव्रत के दरबार में आया था। या हेलियोडोरस किसका राजदूत था, तो यवन शासक एंटियालकिड्स का क्या था, राजदूत। ऐसा 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये दरबार में आया तो कौन सा बड़ा तीर मान लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हेलियोडोरस यवन देश का था, भारत आया, और ये कौन सा वंश चल रहा है, ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश के समय मतलब भगवान, है ना, मतलब हिंदू वैदिक धर्मों का क्या रहेगा, वर्चस्व रहेगा। तो इस समय चल रहा था भागवत धर्म। इस समय इस भारत क्षेत्र में कौन सा धर्म ज्यादा चल रहा था, भागवत धर्म। और ये जो हेलियोडोरस है, ये भागवत धर्म से प्रभावित हो, और भागवत धर्म से प्रभावित होकर इसने इस धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। तो किसने भागवत धर्म अपनाया था, कौन सा राजदूत था, तो कौन सा राजदूत था, हेलियोडोरस। ये इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि भागवत धर्म को अपनाकर यही अपना जीवन यापन किया। और भागवत धर्म के प्रतीक के रूप में इसने एक नगर है जिसका नाम है देशनगर। देशनगर में भागवत धर्म के प्रतीक के रूप में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया है। गरुड़ स्तंभ का क्या किया है, निर्माण किया है, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण देशनगर में करने वाला कौन था, हेलियोडोरस। और मजे की बात ये है, ये विदेशी भागवत धर्म अपनाया और भारत के देशनगर में क्या बनाया, गरुड़ स्तंभ, जो इस समय का पहला स्तंभ है। किस धर्म से संबंधित, वैदिक धर्म से संबंधित। क्लियर है। तो इस ब्राह्मण वंश के समय का पहला वैदिक धर्म से संबंधित स्तंभ है कौन सा, गरुड़ स्तंभ, जो कि देशनगर में बनाया था किसने, हेलियोडोरस। ये इंपॉर्टेंट है, जो किसके शासन काल में हो रहा है, भागव्रत के शासन काल में हो रहा है, ठीक है। तो इस शुंग वंश का 9वां राजा था कौन, भागव्रत, जिसके शासन काल में यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत आया था, जिसका नाम क्या था, हेलियोडोरस। राजदूत था कौन, हेलियोडोरस। ये भारत आया और भारत के बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर, भागवत धर्म से प्रभावित होकर इसने भागवत धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया, ग्रहण कर लिया। और उसने देशनगर में गरुड़ स्तंभ का स्थापना किया, जो इस समय का यानी ब्राह्मण वंश के समय का पहला क्या था, वैदिक धर्म से संबंधित क्या था, स्तंभ। क्लियर है। इसके बाद इस वंश के अंतिम राजा के रूप में नाम मिलता है देवभूति का। अंतिम राजा के रूप में नाम किसका मिलता है, देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, बोलेगा देवभूति। अंतिम क्यों था, इसका एक सामंत था जिसका नाम था वासुदेव कर्ण। इसका सामंत कौन था, वासुदेव कर्ण। वासुदेव कर्ण। और इसी ने ही इस राजा देवभूति को निपटा दिया, मार दिया, और इस शुंग वंश को समाप्त कर एक नव वंश की शुरुआत की, जिसका नाम क्या होगा, कर्ण वंश। समझ में आया पूरा शुंग वंश। क्लियर है। ये शुंग वंश के समय भी कानून की पहली किताब जिसको जानते हैं किस नाम से, मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, इसकी रचना हुई है। तो
कानून की पहली किताब कौन सी है बोलेगा, मनुस्मृति। और मनुस्मृति की रचना किस वंश के समय हुई है, तो वो सुंग वंश के समय हुई है। और इसी सुंग वंश के समय ही विष्णु स्मृति की भी रचना हुई है। किसकी रचना हुई है, विष्णु स्मृति। तो मनुस्मृति और विष्णु स्मृति की रचना किसके समय हुई है, सुंग वंश के समय हुई है। और कानून की पहली किताब कौन सी है, मनुस्मृति। ठीक है, ये वैदिक धर्म से आधारित क्या था, कानून की पहली किताब। ठीक है, अभी से जोड़ जाड़ के मत पढ़ना, तुम तुरंत जला दोगे, जैसे बी आर अम्बेडकर ने जलाया था, है ना। कानून की जो किताब थी मनुस्मृति, इसको बी आर अम्बेडकर ने जला दिया। पता है कि नहीं पता है? तो बी आर अम्बेडकर बाद में जलाया। यही सवाल केबीसी में अमिताभ बच्चन एक जने से पूछा था, तो भारी इसका विरोध हुआ। अब तुम लोग तो भारत देश में थोड़ी रहते, तुम लोग पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग। अभी अफगानिस्तान भारी चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया हरा दिया मैच, देखा नहीं देखे, सेमीफाइनल पहुंच गया क्या? देखो, अफगानिस्तान एक ऐसा टीम जिसको एकदम तुच्छ सा समझा जा रहा था, है कि नहीं। अब देखो, अपने मेहनत से कितना बड़ा काम किया कि कई बार के चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को पहले हरा दिया, और अब इस बांग्लादेश को हरा के कहां पहुंच गया, सेमीफाइनल। तो कभी किसी को कम आंकना चाहिए क्या? तो किसी को जब कम नहीं आंक सकते हो तो खुद को क्यों कम आंकते हो, हैं? खुद को कम आंकते हो, और इसीलिए सपना तुम लोग छोटा देखते हो, बड़ा सपना देखो। कौन कहता है कि तुम लोग कलेक्टर नहीं बन सकते? मन में कभी विचार आता है, पहले विचार, हाँ मन कहाँ बन पाऊंगा दादा, पहले ऐसे विचार ला लेते हो। तो अपने मन में ही जब विचार नहीं आता है तो कहां से उसको बन पाओगे, हैं? पहले विचार, वो मन, भाई वो खेलने उतरा था तो ये थोड़ी सोचा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हार जाऊंगा करके, सोचा रहा होगा? भाई ऐसा कोई नहीं खेलता है। खेलते हो कोई भी, आप कितने भी बड़े प्रतिद्वंदी के साथ अगर खेल रहे होगे, आपको भला ये लगेगा कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन खेलोगे किसके लिए, जीतने के लिए, और तभी जीत पाओगे। तो वैसी जिस चीज के लिए सोचोगे तभी वो बन पाओगे। तो इसीलिए पहले अपने दिमाग में तो लाओ, फिर उस रास्ते पे चलो। मंजिल तक पहुंचना ना पहुंचना अलग बात है, पहले रास्ते पे आओ तो सही, चलो तो सही। ठीक है, तो मनुस्मृति और विष्णु स्मृति की रचना किस वंश के समय हुआ, सुंग वंश के समय। इसी वंश के समय ही महाभारत, रामायण, है ना, महाभारत, रामायण, और एक है ना, जितने भी दर्शन है, जितने भी क्या है, दर्शन है, षष्ठ दर्शन है ना, महापुराण, ये सब का संकलन जो है इसी समय हुआ है। जिसके बारे में पढ़े थे ना, महाभारत और रामायण, जो कि भारत मतलब क्या है, महाकाव्य है। पुराण पढ़े थे, कितने पुराण हैं, 18 पुराण है, पढ़े थे, है ना। कितने दर्शन पढ़े थे, षष्ठ दर्शन। ये सबका संकलन किस वंश के समय हुआ है, तो सुंग वंश के समय हुआ है। हालांकि हम लोग जो है ऋग्वेद काल के पहले पढ़ चुके थे, वेद पढ़ रहे थे, उसी से संबंध है करके इसको सबको पढ़ लिए थे, लेकिन उस समय उसकी रचना नहीं हुई थी। वेदों की रचना, है ना, अरण्यक की रचना और उपनिषद की रचना ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। लेकिन रामायण, महाभारत, पुराण और ये षष्ठ दर्शन का जो रचना है या इसका जो संकलन है वो किस समय किया गया था, सुंग वंश के समय किया गया था। क्लियर है। इसके अलावा अजंता की गुफा सुने हैं नाम, अजंता की गुफा, है ना। तो गुफा मतलब एक पहाड़ है अजंता, उसमें बहुत सारे क्या है, गुफा है। सबको क्या कहा जाता है, अजंता की गुफा है। सबको नंबर दिया गया 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जो गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 है वो किस वंश से संबंधित है, सुंग वंश से संबंधित है। तो अजंता की गुफा, अजंता की गुफा का कौन सा 9वां और 10वां जो गुफा है वो किससे संबंधित है, सुंग वंश से संबंधित है। क्लियर है। सुंग वंश के समय जैसे अशोक ने शुरुआत कर दिया था किसका, मुद्रा है, सिक्का जारी करने का, है ना। अशोक ने तांबे का सिक्का चलाया था, चांदी का सिक्का चलाया था और सोने का स्वर्ण सिक्का चलाया था। तो जो सुंग वंश है उसने भी सिक्के चलाए थे, सुंग वंश ने भी सिक्के चलाए थे। तो तांबे का सिक्का था वो था कर्षापण, तांबे का सिक्का कर्षापण। ठीक है, तांबे का सिक्का कैसे था, कर्षापण। ये अशोक के समय का जो सुंग वंश में भी क्या है, चल रहा है। ठीक है। चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, तो एक है पुराण और एक है धरण, पुराण और धरण। पुराण और धरण नामक चांदी का सिक्का किस वंश के समय चला, सुंग वंश के समय चला। और सोने का जो सिक्का है वो था सबसे फेमस, सोने का सिक्का जिसको कहा गया निष्ठ या
दिनार। ये सबसे फेमस, ये बहुत दिन तक चलेगा। कौन सा सिक्का? दिनार सिक्का। तो सोने का दिनार सिक्का जारी किस वंश के समय हुआ था? तो सुंग वंश के समय हुआ था। तो सुंग वंश से संबंधित ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद होना चाहिए कि मनुस्मृति जो कानून की पहली किताब है, विष्णु स्मृति, इसकी रचना किस समय हुई है? सुंग वंश के समय हुई है। महाभारत, पुराण, रामायण, दर्शन, इस सब का संकलन किस समय हुआ है? सुंग वंश के समय हुआ है। अजंता की गुफा में जो 9 नंबर और 10 नंबर की गुफा है वो किस समय बनाया गया है? सुंग वंश के समय बनाया गया है। और साथ ही इसी सुंग वंश के समय तांबे का कलशापट, चांदी का पुराण और और सोने का निष्ठ और कौन सा सिक्का जारी हुआ था? दिनार। ठीक। और इस पुष्यमित्र सुंग के द्वारा स्थापित सुंग वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? कर्ण वंश, जिसमें 4 राजाओं का वर्णन मिलता है। जिसमें पहला राजा था वसुदेव कर्ण। जिसमें पहला राजा कौन था? वसुदेव कर्ण। ठीक है। दूसरा राजा था भूमिमित्र। दूसरा राजा किसका नाम मिलता है? भूमिमित्र। तीसरा नाम है नारायण। तीसरा नाम है नारायण कर्ण। और चौथा नाम है सुशर्मा कर्ण। चौथा नाम किसका है? सुशर्मा कर्ण। तो कर्ण वंश के बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती या ज्यादा प्रसिद्धि वाले काम नहीं मिलते। केवल 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है जिसने इस भारत में 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक शासन किया। यानी कितने वर्ष? 45 वर्ष लगभग शासन किया। 73 बीसी से लेकर कितने बीसी तक? 28 बीसी तक शासन किया, लगभग 45 वर्षों तक। और इस 45 वर्षों में कितने राजाओं का नाम मिलता है? 4 राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें पहला राजा वसुदेव कर्ण और अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा कर्ण। और इसी सुशर्मा कर्ण को, है ना, इसी सुशर्मा कर्ण को एक राजा था जिसका नाम था सिमुख। जिसका नाम क्या था? सिमुख। राजा था सिमुख। इस सिमुख ने सुशर्मा कर्ण की क्या कर दी? हत्या कर दी। और ये कर्ण वंश समाप्त हो गया और एक नया वंश चालू होगा जिसका नाम क्या होगा? सातवाहन वंश। कौन सा होगा? सातवाहन वंश। तो आज हमने 2 वंश पढ़ लिए थे। कौन कौन सा? सुंग वंश और कर्ण वंश। सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे कल। आज के लिए